Hello everyone, Rahul this side. Welcome to Understand UPSC's Daily Current Affairs Initiative, currently with the Dimension Factory. Yes, you heard it right, the Dimension Factory. सबसे पहले करंटली में आपको क्या चीज़ें हम प्रोवाइड कराते हैं. करंटली में आपको डेली न्यूज़ आर्टिकल्स द हिंदू एज वेल एज द इंडियन एक्सप्रेस से वो तो आपको एनालाइज करके मैं देता हूँ. दैट टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे, प्रीवियस ईयर जो रेलिवेंट थीम्स हैं उनके बेसिस पे. उसके अलावा आपसे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाता हूँ उन्हीं थीम्स के बेसिस पे. फिर जो मेंस इनरिचमेंट है, अच्छे केस स्टडीज, अच्छे एग्जाम्पल्स, उसको कैसे यूटिलाइज करो ताकि आप अपने आंसर्स को इनरिच कर पाओ, ये भी मैं बताता हूँ. इसके बाद जो डेली एमसीक्यू क्वेश्चन है वो भी प्रैक्टिस कराता हूँ. अब क्या है डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस, तो वो यही रेलिवेंट आर्टिकल्स जो मैं डिस्कस करता हूँ इन्हीं से देता हूँ. बट करेंटली में अब बस ये नहीं होगा. इसके साथ साथ हम द डायमेंशन फैक्ट्री को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा. इंडिया रशिया रिलेशन अभी बहुत न्यूज़ में है. अब इंडिया रशिया रिलेशन से रिलेटेड अगर यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करेगा, चाहे 250 वर्ड्स का हो या 150 वर्ड्स का मीन्स में, तो क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं. एक तो कॉपरेशन कहाँ हम रशिया के साथ कर रहे हैं, सेकेंडली कि इश्यूज कहाँ हैं, एंड द थर्ड थिंग इज वे फॉरवर्ड. मतलब एक क्वेश्चन जो आएगा तो हम इसको ऐसे मल्टीपल हेडिंग्स में ब्रेक करते हैं और उस हेडिंग के अंदर मल्टीपल सब हेडिंग्स या सब डायमेंशंस हम क्रिएट करते हैं. ठीक है, तो डायमेंशन फैक्ट्री में क्या होगा कि हम एक ही हेडिंग पे काम करेंगे, एक ही पार्ट पे काम करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल रशिया इंडिया रशिया रिलेशन है, तो रशिया इंडिया के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है या कहाँ हम कॉपरेट कर रहे हैं, उसी पार्ट को हम एड्रेस करेंगे. आई एम नॉट टेलिंग यू टू आंसर, मतलब डायमेंशन पूरे ऐसे थीम के लिए आंसर क्रिएट करना है. ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब हम आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं ना 150 या 250 वर्ड्स का, तो डायरेक्टली जब लिखने बैठते हैं ना तो हम एक सब हेडिंग में डायमेंशन क्रिएट कर ही नहीं पाते. हम पूरे का कैसे करेंगे. तो डेली आपको 4-5-6 मिनट देना है, ब्रेनस्टॉर्म करना है. एंड इस छोटे से प्रैक्टिस में जो दिन के 24 आवर्स में अगर 5 मिनट्स एक्स्ट्रा दे दो तो आपके मेंस प्रिपरेशन के लिए वो कितना बेहतर होगा. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. मैंने बता ही दिया है. आज का क्वेश्चन ये है, द डायमेंशन फैक्ट्री का पहला क्वेश्चन है कि इंडिया रशिया रिलेशन या रशिया इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है. बस आपको कॉपरेशन जहां हम करते हैं या हमारे बीच कहाँ रिलेशन अच्छा है, मल्टी डायमेंशनल वे में आपको सोचना है. एंड आपको वो मैं करके दिखाऊंगा इस सेशन के एंड में. ठीक है, आपको मैं टाइम दूंगा ताकि आप पॉज करके अपने हिसाब से ब्रेनस्टॉर्म कर पाओ. ठीक है, बट वो सेशन के एंड में होगा. लेकिन इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना, इंडिया के लिए रशिया इंपॉर्टेंट है कैसे, ये है आपका क्वेश्चन. ठीक है, सो सबसे पहले हम जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे डिस्कशन का, उसको देखते हैं. ठीक है, सबसे पहला आर्टिकल है इजराइल सिक्योरिटी कैबिनेट अप्रूव्स प्लान टू टेक कंट्रोल ऑफ गाजा सिटी. ठीक है, द हिंदू पेज नंबर 1. अभी रिसेंटली इजराइल कैबिनेट ने यस्टरडे ओनली डिसाइड किया कि वो गाजा स्ट्रिप में मल्टीपल सिटीज हैं, तो गाजा सिटी को मिलिट्रीली कंट्रोल करना चाहती है. गवर्न नहीं करना चाहती है बट कंट्रोल करना चाहती है. तो इसी पर ये आर्टिकल है और इंपॉर्टेंट लोकेशंस को हम देखेंगे गाजा स्ट्रिप में. ठीक है, सेकेंड आर्टिकल इज रेड लाइन्स इन राज्यसभा अंडरस्टैंडिंग द रूल 267(0)R एंड स्पेशल मेंशन. देखो मैंने इकोनॉमिक्स में जो भी आर्टिकल मैं इकोनॉमिक्स में कवर करता हूँ तो उसमें मल्टीपल जो टर्म्स होते हैं, कॉन्सेप्चुअल टर्म्स होते हैं, वो साथ साथ कवर करवाता हूँ ताकि आपके प्रीलिम्स की प्रिपरेशन भी साथ साथ होते रहे. मतलब आपको कुछ नोट नहीं करना है, कहीं जाना नहीं है, बस यहीं इसी को सुनना है. इसी से आपके प्रीलिम्स के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर होंगे. जैसे फॉर एग्जांपल ये पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का ये आर्टिकल है. अब इसमें मैंने 4 कीवर्ड डिस्कस करे हैं जो इस आर्टिकल में था. तो आप पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के बारे में अगर जानते होंगे या पार्लियामेंट चैप्टर के बारे में आपको प्रीलिम्स का पेपर अगर आपने एनालाइज किया है प्रीवियस ईयर का, तो आपको बिल्कुल पता होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये पॉलिटी का. ठीक है, तो इस आर्टिकल को मैंने कवर किया है. एंड एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि आज ना मैं जो सोर्स है, पेज नंबर है, इसके साथ साथ नहीं बता रहा हूँ कि प्रीलिम्स या मेंस में ये किस टॉपिक के अंदर आता है या क्यों इंपॉर्टेंट है. ये कई बच्चे बोल रहे थे कि सर आप बता भी दो कि कौन से, तो ये तो मैं ऑलरेडी बताता ही था. हाँ, इनिशियली बता देता था, लेकिन आज से क्या करा है मैंने प्रॉपरली ये बता रखा है कि प्रीलिम्स में गाजा की ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है. एंड देन मेंस में वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट में इजराइल पैलेस्टीन जो चलता है उसी से रिलेटेड है. ठीक है, सो द थर्ड वन इज व्हाई एन ऑर्डर बाय मुंबई सिविक बॉडी ऑन फीडिंग पिजन्स इज नाउ बिफोर हाई कोर्ट. इस जो पूरे प्रोटेस्ट को है, प्रोटेस्ट हो रहा है, हाई कोर्ट में बात चली गई है. ठीक है, कैसे ह्यूमन सेफ्टी और कंपैशन, इन दोनों चीज़ों को हम देखेंगे. एंड ये मेंस इनरिचमेंट का आर्टिकल है और कैसे ये एथिक्स में जो हम सब पढ़ते हैं ना, एथिकल डिलेमा, उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये. ठीक है, ये देखेंगे, हम आगे डिस्कस करेंगे इसको. ये द इंडियन एक्सप्रेस के पेज नंबर 14 पे है. नेक्स्ट आर्टिकल है कजाकिस्तान में रशिया पहला न्यूक्लियर फैसिलिटी स्टार्ट कर रहा है. ठीक है,
तो कजाकिस्तान जो दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम प्रोड्यूसर है, आयरनी यह है कि वहाँ खुद का न्यूक्लियर फैसिलिटी नहीं है, वो भी आज के समय में स्टार्ट हो रहा है। सो इसको समझेंगे। और इससे रिलेटेड एक लेक है, आप लोगों को पता होगा कि सेंट्रल एशिया में जो लेक्स होते हैं वो यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स में रहे हैं, तो उस लेक को भी हम देखेंगे, उसकी ज्योग्राफी देखेंगे, ठीक है, मैप के थ्रू। द हिंदू पेज नंबर 13। और फिर है जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उसको 30,000 करोड़ गवर्नमेंट ने कॉम्पेंसेशन दिया है, ठीक है, जो एलपीजी गैस है उससे रिलेटेड। एंड एक सुंदर सा योजना है एलपीजी गैस से रिलेटेड, दैट इज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। क्योंकि अपोजिशन उसको लेकर जो है क्रिटिसिज्म कर रही है लगातार, तो वो न्यूज में बना हुआ है। हिंदू पेज नंबर 3। सो लेट अस स्टार्ट। पहला आर्टिकल है, इजराइल इज सेट फॉर द फुल कंट्रोल ऑफ गाजा सिटी आफ्टर सिक्योरिटी वोट। सिंपल है, दो चीजें हैं। फर्स्ट थिंग है कि इजराइल कैबिनेट जो है उसने डिसाइड किया है कि सबसे पहले गाजा सिटी, ये है गाजा सिटी, ये पूरा गाजा स्ट्रिप है। आप लोगों को पता होगा कि पैलेस्टीन के 3 इंपॉर्टेंट टेरिटरीज हैं, एक गाजा स्ट्रिप है, दूसरा वेस्ट बैंक है और तीसरा ईस्ट यरूशलेम है। ये तीनों टेरिटरी में अभी जो न्यूज में है वो गाजा स्ट्रिप है। और आपको पता होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे गए हैं, तो हमें इसकी ज्योग्राफी समझनी है, बस समझनी है, कुछ भी नोट नहीं करना है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, ठीक है। पढ़ो, समझो, छोड़ दो। अब हर चीज को हम नहीं लिख सकते हैं, कंटेन ये सबके नोट्स नहीं बना सकते हैं। पढ़ो, समझो, छोड़ दो, ठीक है। जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं खुद बता दूंगा कि इसको जॉट डाउन कर लो आप अपने नोट्स में, खास करके मेंस वाले जो एग्जांपल्स हैं, ठीक है। सो व्हाट आई वाज सेइंग कि जो इजराइल की कैबिनेट है ना, उसने डिसाइड की है कि मिलिट्रीली कंट्रोल करेंगे वो गाजा सिटी को, ठीक है। एंड इसी दौरान जो ह्यूमैनिटेरियन एड भी वो प्रोवाइड कराएंगे आउटसाइड कॉम्बैट जोन। इसके अलावा अब इसको मिलिट्री कंट्रोल करेंगे तो क्या गवर्न भी करेंगे, मतलब इजराइल गवर्न भी करेगी? नहीं, इजराइल का कहना है कि वो नहीं चाहती है गवर्न करना, बट वो ये भी नहीं चाहती है कि पैलेस्टीन का कोई मतलब कि स्टेक होल्डर उसको, मतलब इजराइल के अकॉर्डिंग ओरिजिनल स्टेक होल्डर पैलेस्टीन का हमास नहीं है, ठीक है, या और जो पैलेस्टीनियन अभी हैं। गेटिंग माई पॉइंट? देखो क्लियरली लिखा हुआ है, वी डोंट वांट टू कीप इट, बट उनका सिक्योरिटी पेरीमीटर के लिए ये हैंड होल्ड करा देंगे अरब फोर्सेस को, जो कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, ठीक है। ओके, सो अब एक बार लोकेशन देख लेते हैं और थोड़ा बहुत मैं हिस्ट्री भी बताऊंगा गाजा स्ट्रिप का, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले गाजा स्ट्रिप जो है, गाजा सिटी है, ये खान यूनिस है, ये आपका रहा, ये इजराइल है पूरा, ये बाउंड्री, और ये इजिप्ट है। अब दो इंपॉर्टेंट क्रॉसिंग है, राफा क्रॉसिंग जिसको पहले कंट्रोल करती थी गाजा स्ट्रिप के अंदर जो पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट कह लो या जो भी इसको कंट्रोल कर रहे थे एट दैट टाइम। अब तो ऐसा हो गया है कि इजराइल हर जगह कवर कर रहा है, तो उसके साथ साथ इजिप्ट और ईयू इसे देखता था। अब जो है 2024 में स्टेटस को जो है वो चेंज हो चुका है। आई मीन जैसे पहले कंट्रोल किया जाता था, अब इजराइल कंट्रोल करती है। तो एक ही एग्जिट था जिसके थ्रू पैलेस्टीनियन जो लोग हैं वो बाहर जा सकते थे इधर, इस क्रॉसिंग के थ्रू, ये भी अब बंद हो चुका है। दूसरा क्रॉसिंग ये है जिसको इजराइल डिफेंस फोर्सेस जो हैं वो कंट्रोल करते हैं। दो इंपॉर्टेंट सिटी है गाजा स्ट्रिप में, गाजा सिटी एंड खान यूनिस। ये सबसे बड़ा गाजा सिटी है एंड सेकंड जो एरिया वाइज है वो खान यूनिस है, ठीक है। रूइंस में बदल चुका है लगभग सारे। तो इसकी पूरी गाजा स्ट्रिप की हिस्ट्री हम देख लेते हैं। जैसा मैंने बताया कि 3 इंपॉर्टेंट टेरिटरीज में ये भी है, और ये एक ही टेरिटरी है जो मेडिटेरेनियन सी के साथ बॉर्डर शेयर कर रही है, ठीक है। सो गाजा स्ट्रिप की जहां तक बात की जाए तो 1948 या 1967 जो 6 डे वॉर हुआ था, तब तक गाजा स्ट्रिप को कंट्रोल कर रहा था इजिप्ट, ठीक है। फिर उसके बाद उसको 1967 के 6 डे वॉर में इजराइल ने इसको कैप्चर कर लिया। एंड देन 1993 तक आते हुए ओस्लो एकॉर्ड हुआ बिटवीन पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अरब लीग ने बनाया था पैलेस्टीनियन इंटरेस्ट को देखते हुए, एंड उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे ये ओस्लो एकॉर्ड में गए एंड इजराइल के लीडर के साथ एक निगोशिएशन, मतलब अमेरिका इसमें लीड कर रहा था, एंड इनके बीच निगोशिएशन हुआ। और जो PLO है उसके निगोशिएशन के बाद विथ इजराइल थ्रू ओस्लो एकॉर्ड, पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी, राइट, वो उसका ना मतलब एस्टेब्लिशमेंट होता है। और 1993-4 से 2006 तक इस पूरे टेरिटरी को जो पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी है उसको फतह नाम से एक पार्टी थी वो कंट्रोल कर रही थी। फतह पार्टी जो है, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ
कि वो एक सेंट्रिस्ट पार्टी है कह लो, एंड देन देयर इज सेकेंड पार्टी दैट इज हमास। हमास जो है वो राइट विंग पार्टी है, पैलेस्टीनियन जो ये टेरिटरी है गाजा स्ट्रिप के अंदर। तो 2006 में इलेक्शंस हुआ तो हमास ने इलेक्शंस जीत लिए एंड कंट्रोल कर लिया। तो तब से एक तरह से, एंड 2007 में कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था, मतलब कि बिटवीन फतेह पार्टी एंड ये हमास। सो ये भी हुआ, बट दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तब से यही कंट्रोल कर रही है, ठीक है। सो यही है पूरी हिस्ट्री। तो इसराइल जो है मिलिट्रीली कंट्रोल करना चाहता है बट कवर नहीं करना चाहता, ऐसा वो कह रही है। और पूरी दुनिया में इस एक्शन को लेकर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, इवन वो कंट्रीज जो हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानती है, जैसे यूएस, यूके एंड कनाडा, ठीक है। वैसे यूएस नहीं कर रही है, माफ करना, यूएस नहीं कर रही है, बट यूके, कनाडा, जर्मनी ये सब कर रही है, ठीक है। सो ये है, मतलब वही समरी है, आप देख सकते हो। सेकेंड आर्टिकल है पॉलिटी का। अब पॉलिटी में क्या है कि आप लोगों को पता है कि राज्यसभा 57 आवर्स, ऐसा कहा जो डेप्यूटी चेयरमैन है, अभी चेयरमैन तो है नहीं क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, आप लोगों को पता होगा। तो डेप्यूटी चेयरमैन ने कहा कि राज्यसभा हैज़ लॉस्ट 57 आवर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे कंट्री के लिए। बट 57 आवर्स कैसे, इसको लेकर क्या राज्यसभा वाइस चेयरमैन ने कहा है, और भी सारी चीज़ें वाइस चेयरमैन ने कहा है, तो उसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो डिस्ट्रप्शन हो रहा है वो SIR, आप लोगों को पता होगा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, हमने मल्टीपल टाइम्स उसको देखा है। तो उसी को लेकर अपोजिशन जो है वो चाहती है चर्चा हो इन राज्यसभा, ठीक है। तो इसी के दौरान मतलब 20 टाइम्स जो है हरिवंश जो है, अभी हरिवंश हमारे वाइस चेयरपर्सन है राज्यसभा के, ही हैज सेड कि 20 नोटिसेज जो है वो रिजेक्ट कर चुके हैं, रूल नंबर 267। अब ये क्या है? तो रूल नंबर राज्यसभा का 267 ये है कि सस्पेंशन ऑफ द डेज लिस्टेड बिजनेस टू डिस्कस एन अर्जेंट मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो जो अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस है ना, उसको लेकर ये अलाउ करता है, मतलब 267 की इस पे अभी डिस्कशन हो, दिन भर जो आपने डिसाइड कर रखा था उसको सस्पेंड हम कर देते हैं अभी के लिए। मतलब कि जो प्री डिटरमाइंड हमने एजेंडा सेट कर रखी थी उसको हम बंद कर देते हैं अभी के लिए, एंड वी डिस्कस जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसी को लेकर बहुत सारे नोटिस आते हैं, बट चेयरमैन का, मतलब अभी हरिवंश जो हैं सर, वो चेयरमैन तो हैं, मतलब क्योंकि चेयरमैन नहीं है खुद वाइस प्रेसिडेंट, तो वो उनको इसीलिए बनाया गया कि वो उनके एब्सेंसी में वो रहेंगे, जब वो एब्सेंट रहेंगे तो ही विल बी द चेयरमैन। तो हाउस के प्रिजाइडिंग ऑफिसर वही होंगे। तो यही है, उनके अप्रूवल के बिना नहीं होगा, उनके कंसेंट से ही होगा। एंड often used by the opposition to bring attention to pressing issues, और criticism होता है कि can be misused to repeatedly stall regular proceedings को, और वही ऐसा नज़र आ रहा है। I mean opposition के डिमांड्स हैं इंपॉर्टेंट, बट हर एक बार ऐसा ही नज़र आता है कि वी सी दैट कि डिस्ट्रप्शन ही हो रहा है। और रूल नंबर 267 हमेशा न्यूज़ में रहता है जब भी पार्लियामेंट्री सेशन होता है, ठीक है। सो लेट अस कम टू द पार्लियामेंट्री टर्म्स डिस्कस कर रहे थे। तो रूल नंबर 267 हो गया कि जो प्री डिटरमाइंड एजेंडा है ना, उसको छोड़कर हम जो अर्जेंट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको डिस्कस करना चाहते हैं हाउस में, ठीक है। और ये इसमें चेयरमैन के पास पावर है कि वो डिसाइड करेंगे। फिर नेक्स्ट इज स्टार्ट क्वेश्चन। सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन है जो क्वेश्चन टू मिनिस्टर रिक्वायरिंग एन ऑरल आंसर। देखो रिटर्न में नहीं, ऑरल आंसर और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं जिन्होंने ये मतलब प्रस्ताव रखा है, ठीक है। सॉरी, तो जस्ट गिव मी अ मिनट। एंड प्रिंटेड विथ एस्ट्रिक इन द क्वेश्चन लिस्ट, ये चीजें होती है स्टार्ट क्वेश्चन के साथ। फिर 0 आवर सबमिशन है, 12 नून से ये स्टार्ट होता है, मतलब क्वेश्चन आवर होता है 11 to 12। ये इंडियन इनोवेशन है, 12 to 1 के बीच में सॉरी क्वेश्चन आर ये है, ये 0 आर 12 to 1, ठीक है। और नॉट फॉर्मली मेंशन, इवन द रूल्स प्रोसीजर में भी ये मेंशन नहीं है। और स्पेशल मेंशन क्या होता है, तीसरा जो टर्म है वो है अलाउज मेंबर्स टू रेज इश्यूज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस नॉट पार्ट ऑफ द डेज एजेंडा, ठीक है। द मेंबर सबमिट्स द टॉपिक इन एडवांस फॉर द चेयरमैन अप्रूवल। देखो यहाँ पे एडवांस में चेयरमैन के अप्रूवल के लिए भेजना पड़ता है, ओके। सो दैट्स इट, ये 3 टर्म्स हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट में थोड़ा पानी पी लूं। हाँ, सो मुंबई सिविक जो बॉडी है वो पूरा इशू मैं समझाता हूँ। देखो जैन कम्युनिटी जो है मुंबई में या इंडिया में, उनके घर के आसपास या घर में, एंड जो जैन टेम्पल्स होते हैं उनके आसपास
पीजन्स आपको दिखते हैं बहुत। तो जैन कम्युनिटी ये मानती है कि पीजन जो है उनको खिलाना उनका एक कल्चरल कह लो या रिलीजियस प्रैक्टिस वो इसको समझते हैं। तो मुंबई में ऐसे प्रैक्टिस जो है हिस्टोरिकली प्रिविलेंट रही है, इवन ऑल ओवर इंडिया, बट मुंबई में कुछ ज़्यादा ही है ये, मतलब अच्छी बात है, कंपैशनेट है। सो उसमें क्या है, मेन थिंग इज कि जो पॉपुलेशन है उनको खिलाते हैं, ठीक है, बट अगर वो पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाए, जो पीजन से उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाए तो इंसानों के लिए वो खतरनाक है। कैसे? तो उनके जो ड्रॉपिंग्स होते हैं, ड्रॉपिंग्स मतलब पोप है या यूरिन है, तो उससे उसमें फंगस एक होता है जिससे जो इंसान है उनको लंग्स वाले डिजीज हो सकते हैं। तो ऐसे जो सेंटर्स हैं इनको कहा जाता है, एक सुंदर सा टर्म है, कबूतर खाना, और ये मुंबई में 51 है। तो पूरा इंसिडेंट क्या हुआ कि ये प्रैक्टिस सालों से चलता आ रहा था, बट ये ज़्यादा हो गया और ओवर पॉपुलेशन हो गए पीजन्स के, जिसकी वजह से डिजीज़ जो है वो लंग्स वाले डिजीज़ इंसानों में हो रहे हैं। तो उसको लेकर जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ना, या जो मुंबई बीएमसी कह लो, उन्होंने इश्यूज़ जब रेज किए गए इससे रिलेटेड कि हेल्थ इश्यूज़ ह्यूमन में हो रहा है तो इंसानों में हो रहा है, तो इसको उन्होंने क्या किया कि बंद करवाना स्टार्ट कर दिया। तो इसको लेकर जो कम्युनिटी है या एनजीओज हैं वो गए हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया है सिंपल है, देख लो, पूरी समरी है कि ऑन अगस्त 6 क्लासेस ब्रोक आउट इन मुंबई एज पीपल प्रोटेस्टेड द बृहन मुंबई जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है कवरिंग द पिजन फीडिंग साइट एट दादर कबूतर खाना। ठीक है, अथॉरिटीज हैव रिसेंटली क्रैक डाउन ऑन पब्लिक पिजन फीडिंग फॉलोइंग स्टेट एंड मुंबई हाई कोर्ट डायरेक्टिव्स ड्यू टू हेल्थ रिस्क। प्रोटेस्ट चल रहा है और प्रिजुडिस है मामला हाई कोर्ट में। फॉर जैन्स फीडिंग पिजन इज अ रिलीजियस ड्यूटी विद कबूतर खाना सर्विंग एज कम्युनिटी पिजन फीडिंग पोल। और ऐसे 51 कबूतर खानास हैं ऑफन लिंक टू जैन टेम्पल्स, वो जैन जो टेम्पल्स हैं उनके आसपास होते हैं। देखो, तो हाई कोर्ट ने ऐसा क्या कहा इस पूरे इंसिडेंट को लेकर? तो हाई कोर्ट ने बोला कि ठीक है, मतलब हमें ना बैलेंस बनाना पड़ेगा और ह्यूमन हेल्थ को देखना पड़ेगा, ठीक है, पब्लिक जो सेफ्टी है वो, पब्लिक हेल्थ एंड जो सेफ्टी है वो इंपॉर्टेंट है। तो अभी क्या हुआ है कि एज टेंशन रोज बीएमसी इज नाउ कंसीडरिंग, एक तो बीएमसी जो है रजिस्टर एफआईआर अगेंस्ट इलीगल फीडर्स, रिमूव्ड इंक्रोचमेंट्स एंड सील्ड फीडिंग एरियाज, ठीक है। सो द हाई कोर्ट का ये डिसीजन भी लेकर हैं, स्ट्रेट बैलेंसिंग जो मैंने कहा ह्यूमन हेल्थ एंड एनिमल राइट्स, बट रिफ्यूज टू अलाउ फीडिंग एट, ये बंद करवा दिया हाई कोर्ट ने, मतलब अपने जजमेंट में। तो बीएमसी ने इसी को देखते हुए एक्शन लिया, एफआईआर वगैरह उन्होंने रजिस्टर किया। तो अभी क्या स्थिति है, तो एज टेंशन रोज द बीएमसी इज नाउ कंसीडरिंग अ कंट्रोल फीडिंग विंडो ऑफ अ फ्यू आवर्स डेली अंडर, देखो बीच का बैलेंस बना रहे हैं कि कुछ घंटों के लिए आप आके फीड कर दो। और ये जो चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, उन्होंने उनके डायरेक्शन पे ये हो रहा है, ठीक है। और अभी मैटर प्रिजुडिस है, 13 अगस्त को जजमेंट आएगा इस पे मुंबई हाई कोर्ट में, और जजमेंट आएगा तो एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, उस कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे हाई कोर्ट जो है एक डिसीजन सुनाएगी, ठीक है, कि क्या करना है। ओके, सो यही है ये आर्टिकल। बट इस आर्टिकल को हमें देखना है कि यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, एक तरफ रिलीजियस फ्रीडम है एंड पब्लिक हेल्थ है। और ये मैं मेंस यूटिलिटी के पर्सपेक्टिव से ये बताना भूल गया कि ये GS2 जुडिशरी गवर्नेंस एंड GS4 एथिकल डिलेमाज आप देख सकते हो, यही मैं एथिकल डिलेमा, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कल्चरल रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड कलेक्टिव वेलफेयर, मतलब कि इंसानों का भी हम देख रहे हैं ना, उनको भी देखना पड़ेगा, उनकी हेल्थ को भी देखना पड़ेगा, उन्हें जो रेस्पिरेटरी डिजीज हो रहे हैं उनको भी देखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या हार्म प्रिंसिपल की बात हो सकती है? आप लोग बता सकते हो कि हार्म प्रिंसिपल जो है वो यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि ऐसा है क्या? हार्म प्रिंसिपल तो नहीं है जिसपे हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, उसको देखते हुए डिसीजन तो नहीं दिया, सोच सकते हैं हम क्या ऐसा? ओके, सो अच्छा, हार्म प्रिंसिपल होता क्या, ये तो मैं, लिबर्टी होनी चाहिए बट दूसरों को उससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे आप पिजन को खिलाओ, ठीक है, बट उससे और लोग परेशान ना हो, और लोग मीन्स यहाँ पे इंसान, ह्यूमैनिटी, मतलब ह्यूमन एज अ होल, या ह्यूमैनिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। सो यही है, ये मेंस के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसको आप यूज कर सकते हो कि यहाँ पे एक कॉन्ट्रास्ट, कॉन्फ्लिक्ट ये डेवलप हो रहा है कि एक तरफ हमें पिजन का ध्यान रखना है, रिलीजियस प्रैक्टिस को मेंटेन करना है, उसको कैरी ऑन करना है, बट क्या इससे इंसानों के हेल्थ के साथ खिलवाड़ करें, ऐसा होना चाहिए? तो ये आर्टिकल उसी को लेकर है। नेक्स्ट वन इज रसिया लॉन्चेस कंस्ट्रक्शन ऑफ कजाकिस्तान फर्स्ट न्यूक्लियर फैसिलिटी। सिंपल टर्म में मैं बताऊंगा, कजाकिस्तान वर्ल्ड का सबसे बड़ा यूरेनियम प्रोड्यूसर है, प्रीवियस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, ठीक है। और रशिया ने अभी फैसिलिटी स्टार्ट की है क्योंकि रशिया का कहा जाता है सेंट्रल एशिया बैकयार्ड है। चाइना भी उसमें बहुत इंटरेस्ट लेता है, रिसेंटली लास्ट अगर 20-25 ईयर्स में देखो तो चाइना का इंटरेस्ट बहुत बड़ा है सेंट्रल एशिया में।
बट चाइना रशिया रिलेशन इतना बेटर हो चुका है कि दोनों साथ में वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ के रिच रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने का मतलब काम कर रहे हैं, और डेवलपमेंट भी वहाँ होगी, ऐसा लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं. सो कहाँ पे ये स्टार्ट किया गया है? तो इट हैज़ बीन स्टार्टेड कहाँ? बल्कस, लेक बल्कस के पास. देखो, लेक बल्कस सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा लेक है, मैप में देखना है. यह है कजाकिस्तान, अस्थाना, और ये है लेक बल्कस. ये है अराल सी. इस पर क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर. कैस्पियन सी. तो आपको मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या लेक बल्कस इज अ फ्रेश वाटर लेक और सॉल्ट वाटर सेलाइन लेक? ठीक है, आंसर करिए कमेंट सेक्शन में. तो यही इसी का एक समरी है. थर्ड लार्जेस्ट सप्लायर है रॉ यूरेनियम का यू, बट खुद का न्यूक्लियर फैसिलिटी नहीं था. एक तो रशिया भी इसने स्टार्ट किया लेक बल्कस के आसपास, दूसरा चाइना भी 2 करेगा न्यूक्लियर फैसिलिटी स्टार्ट. कहाँ? कजाकिस्तान में. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. कैबिनेट अप्रूवल फॉर ऑयल फर्म्स टू गेट 30,000 करोड़ फॉर सब्सिडाइज एलपीजी. प्रीलिम्स में कहाँ? एक सुंदर सा योजना है, आप देखोगे, गवर्नमेंट स्कीम्स पीएम उज्ज्वला योजना. ठीक है, क्वेश्चन आते हैं ना 2-3 स्कीम. राष्ट्रीय गोकुल मिशन आया था इस बार 2025 में, अगर आप लोगों को याद हो तो. ठीक है, सो लेट अस सी. तो जो ग्लोबल मार्केट है उसमें क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस के प्राइसेस बढ़ गए हैं ड्यू टू वेरियस रीजंस. तो उसी का बाय प्रोडक्ट होता है एलपीजी. अब एलपीजी जो है इंडिया के कुकिंग जो फ्यूल, मतलब कह लो सबसे इम्पोर्टेंट फ्यूल है कुकिंग के एस्पेक्ट में. अगर देखो, खास करके हमारे गवर्नमेंट ने इसको बहुत ज़्यादा ही प्रमोट किया है. इसके बहुत सारे फायदे हैं. तो अभी प्राइसेस जो बढ़े तो प्राइसेस बढ़े, बट वो लोगों के लिए नहीं बढ़े, जो आम जनता है उसके लिए नहीं बढ़े, और वो कंपनी जो है अपने ऊपर ले रही थी. तो उसी को कंपनसेट करते हुए गवर्नमेंट ने 30,000 करोड़ पे किए हैं टू 3 इंपॉर्टेंट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज. ठीक है, और उसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट है, एडिशनल 12,000 करोड़ एलोकेट किए हैं सब्सिडी अंडर प्रधानमंत्री एडिशनल 12,000 करोड़ फॉर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-2026. अब सब्सिडी जो है कितना मिलता है इसके अंदर? तो आप अगर एक गैस सिलेंडर लेते हो 14.2 kg सिलेंडर जो रिफिल होता है, उस पर आपको 300 रुपीज़ सब्सिडी मिलेंगे. मतलब कि आप टोटल 853 दोगे, जो आपको आता है घर पे, मतलब लेकर आपके घर आता है, उनको दोगे. बट आपका अकाउंट कनेक्टेड है, आपने पढ़ा होगा पहल स्कीम, तो आपको 300 रुपीज़ सब्सिडी आपके अकाउंट में आ जाएगा. ऑल्दो यू विल पे 853, बट आपको एक्चुअली कितना लगा? 553 रुपीज़. तो अभी ये सब्सिडी मिलती है, और वो 9 रिफिल्स ईयर फॉर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बेनिफिशियरीज, नॉट 12. याद रखना, पहले 12 हुआ करती थी, मतलब 12 रिफिल्स पे सब्सिडी मिलती थी, बट कितना मिलती थी? ओनली 200 रुपीज़. अब वो 300 मिलती है, बट 9 रिफिल्स पर ही मिलती है. तो रिफिल रेट्स देखो क्या है. हुआ करती थी 2019 में 3 रिफिल्स पर ईयर, अब ये कितना हो गया? 4.4% ये बढ़ा है. ठीक है, अब पीएम उज्ज्वला योजना देख लेते हैं. 2016 में लॉन्च हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है. बेनिफिशियरीज कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट है जो बीपीएल में विमेन हाउस होल्ड आती हैं, उनको ये योजना का लाभ दिया जाता है. ठीक है, एंड क्या है बेनिफिट्स? तो फ्री एलपीजी कनेक्शन, स्टोव, फर्स्ट रिफिल, एंड सब्सिडी ऑफ 300 पर 14.2 एलपीजी सिलेंडर, अप टू 9 रिफिल्स पर ईयर. सिंपल है, पहली बार कनेक्शन लोगे तो सिलेंडर मिलेगा फ्री का, स्टोव मिलेगा फ्री का, और जो पहला जो रिफिल है वो भी आपको मिलेगा फ्री का. बट उसके बाद आप रिफिलिंग करवाओगे तो 9 रिफिल्स जो है एवरी ईयर, वो उस पर आपको 300 रुपीज़ की सब्सिडी मिलेगी. ठीक है, एंड जो फर्स्ट रिफिल फ्री दी जाती है, उसके बाद देखा गया है कि रिफिल्स बहुत कम होते हैं, क्योंकि आप अगेन 553 रुपीज़ तो आपको पे करना ही पड़ेगा. तो इसी को लेकर अपोजिशन ने क्वेश्चन उठाया है कि एक ही रिफिल आप क्यों देते हो. ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का? प्रमोट क्लीन कुकिंग फ्यूल, रिड्यूस इंडोर एयर पोल्यूशन जो होता है, वुडन जो हम यूज़ करते थे फ्यूल, तो उससे बहुत सारी लेडीज़ को इश्यूज़ होते थे. तो यही सारी चीज़ें. ठीक है, एमसीक्यूज़ है ये आपका, पॉज करके कर लो सॉल्व. मैं आंसर बता देता हूँ, आंसर आप लोगों को बताता हूँ. उसके अलावा ये 5 क्वेश्चन कर लो, इन्हीं से रिलेटेड है जो हमने आर्टिकल्स डिस्कस किए. पॉज करके आंसर करना है. ओके, और मैं कल का भी बता देता हूँ. येस्टरडे जो क्वेश्चन 8 अगस्त को आए थे, तो 1 का बी, 2 का सी, 3 का बी, 4 का बी एंड 5 का बी, ये कल के आंसर्स हैं.
1 का बी, 2 का सी, 3 का बी, 4 का बी एंड 5 का बी। ठीक है, ये आज के क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर लो। कजाकिस्तान इज वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, देख लो, 3 स्टेटमेंट्स हैं। सिमिलरली गाजा स्ट्रिप शेयर अ बॉर्डर विद बोथ इजिप्ट एंड इसराइल, सही है या गलत है? ओके। रूल 267 क्या है? सस्पेंशन ऑफ लिस्टेड बिजनेस जो होने वाला है डिस्कस, उसको हम सस्पेंड करके अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस की चीजें डिस्कस करते हैं। 0 आवर में क्या होता है? टाइम इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आवर फॉर रेजिंग मैटर्स विदाउट प्रायर नोटिस। एंड स्पेशल मेंशन क्या है? अपॉर्चुनिटी फॉर द मेंबर्स टू रेज मैटर्स नॉट अंडर द लिस्टेड बिजनेस विद प्रायर नोटिस। ठीक है, आई थिंक देयर इज एन इशू, जस्ट गिव मी अ मिनट। मतलब कि डे के एजेंडा में नहीं है, फिर भी आप क्वेश्चन रेज कर सकते हो, वो अलाउ करते हैं। ठीक है, बट चेयरमैन अप्रूव करेंगे, चेयरमैन के अप्रूवल के बिना तो कुछ नहीं होगा उसमें, बट आपने इसके लिए नोटिस नहीं दिया है, ये है डिफरेंस। ठीक है, ओके। अब आते हैं हम द डायमेंशन फैक्ट्री। रशिया इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे? यही था क्वेश्चन, सो लेट अस थिंक अबाउट इट। ठीक है, सबसे पहले अभी जो ट्रंप ने इंडिया पे 50% टैरिफ्स लगाए हैं, क्या रीजन दिया उन्होंने? जस्ट थिंक अबाउट इट, एक बार सिंपली सोचो, कुछ ज्यादा नहीं करना है, आप लोगों को पता भी होगा, बहुत सारे लोगों को पता होगा। सबसे पहला बोला ऑयल, ठीक है। दूसरा क्या बोला? जो हम डिफेंस इक्विपमेंट्स या उससे रिलेटेड चीजें इंपोर्ट करते हैं, रशिया से सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते आ रहे हैं हिस्टोरिकली। पहले इन्हीं 2 चीजों को देख लेते हैं, इसी पे मेनली क्वेश्चन है ना। तो ऑयल, क्या बस ऑयल है? इसमें और चीजें ऐड कर सकते हैं इस डायमेंशन में, मिनरल्स कर सकते हैं, या एनर्जी जो सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी में और चीजें हम ऐड कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर एनर्जी। एक बार सोचो, न्यूक्लियर एनर्जी पे भी हम कहीं रशिया के साथ कॉपरेट या कोलैबोरेट करके कुछ कर रहे हैं, इंडिया में ही यस कर रहे हैं। कुंडाकुलम याद है आप लोगों को, तमिलनाडु में। अब ऑयल में आपको पता है इंडिया इंपोर्ट करती है, और एक डेटा के अकॉर्डिंग 40% जो इंडिया का ऑयल इंपोर्ट है वो बस रशिया से आ रहा है रिसेंटली, मतलब फिजिकल ईयर 2024 में। ठीक है, मिनरल्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हो सकता है डेटा इधर उधर हो जाए। मिनरल्स में देखो, सबसे ज्यादा अभी सबसे इंपॉर्टेंट कौन से मिनरल्स होते हैं? क्रिटिकल मिनरल्स, बहुत ज्यादा न्यूज में। अब क्रिटिकल मिनरल्स में भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ये इंडिया एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, प्लस इंडिया प्लान कर रहा है विथ रशिया कि वो माइन करे, माइनिंग के थ्रू रशिया में, और उसको एक्सट्रैक्ट, दोनों कोलैबोरेशन करके एक्सट्रैक्ट करे, और जिससे इंडिया को भी फायदा होगा, रशिया भी उसको बेच पाएगा। मतलब उसको फंड्स चाहिए और टेक्नोलॉजी भी चाहिए इस सेंस में। सो द थिंग इज कि ऑयल या एनर्जी सिक्योरिटी में हमने 2 चीजें देखी, एक तो ऑयल हमारा इंपोर्ट होता है, दूसरा न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज हैं वो हम डेवलप कर रहे हैं। एक मिनट, इसको और बेटर वे में लिखता हूँ। देखो सिंपल चीजें हैं, सोचने वाली बात। ऑयल, ऑयल या एनर्जी सिक्योरिटी रखो, एनर्जी सिक्योरिटी। अब एनर्जी सिक्योरिटी में हमारे पास ऑयल है, क्या है, और फिर न्यूक्लियर जो अभी कजाकिस्तान में शुरू किया, इंडिया में तो बहुत दिनों से कर रहा है। फिर इसमें एक चीज और मिनरल्स ऐड कर सकते हैं, कर सकते हैं। सेकेंड वन हम आते हैं सीधा, क्या है वो? डिफेंस। अब डिफेंस में देखो तो रिलायबल पार्टनर है रशिया, टाइम टेस्टेड एंड रिलायबल। तो क्या है? पहला, हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है, सुखोई, S-400। ठीक है, बस हम इंपोर्ट नहीं करते हैं। सेकेंड थिंग इज, हम ना रशिया के साथ कोलैबोरेट भी कर रहे हैं, इंडिया रशिया के साथ कोलैबोरेशन भी करता है। कहाँ? बता दो, कोई बता सकता है? यस, ब्रह्मोस। अभी रिसेंटली फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट आए इंडिया, उनके साथ, मतलब इंडिया ने डील करी है, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस, इनके लिए हम ब्रह्मोस मिसाइल हमने मतलब इनके साथ रशिया के साथ मिलकर इन्हें बेचेंगे। ठीक है, छोड़ो, इतना डिटेल्स में नहीं जाते हैं। अब इंपोर्ट, कोलैब एंड ऑल्सो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। डिफेंस में बहुत ज़्यादा रशिया ना जो है रोक टोक नहीं करता है, कि वेस्टर्न कंट्रीज बहुत रोक टोक करती है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में, रशिया आराम से बोलता है आप
हम आप ना आराम से मैं आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दूंगा। इवन S-400 जो है वो रशिया चाहता है इंडिया में मेक इन इंडिया के थ्रू बनाए। तो दो तो ऐसे ही हमने देख लिए। तीसरा डायमेंशन क्या हो सकता है? जियो पॉलिटिक्स, और खास करके जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ शुरू हो ना हो, जब भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस की बात होगी, यूनाइटेड नेशन पे पहुंचना है। यूनाइटेड नेशन में क्या है? सिंपल है कि इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप चाहिए, तो रशिया सपोर्ट करता आ रहा है शुरू से। ठीक है। सेकेंड है, इंडिया रशिया दोनों चाहता है मल्टीपोलर वर्ल्ड बने। ठीक है, मल्टीपोलर वर्ल्ड दोनों चाहते हैं। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड में रशिया जो है और इंडिया जो है उसको लेकर उन दोनों ने मिलकर, मतलब दोनों बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडिंग मेंबर्स हैं। एंड अभी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर्स बने हैं, मतलब कलेक्टिवली। तो एक है SCO, ब्रिक्स, और एग्जांपल्स हैं RIC, रसिया इंडिया, इनफॉर्मल है ये, चाइना। ठीक है। उसके बाद जियो पॉलिटिक्स में एक और एस्पेक्ट है। ऑल दो रसिया चाइना बहुत अच्छे रिलेशन है उनके, बहुत क्लोज आ चुके हैं, बट जियो पॉलिटिक्स में आपको पता है इंटरेस्ट परमानेंट होता है, दोस्त नहीं होते हैं। तो रशिया जो है चाइना को बैलेंस करता है थ्रू इंडिया, या करना चाहता है। तो जितने प्लेटफॉर्म्स होंगे जहाँ चाइना होगा, रशिया चाहेगा कि इंडिया भी आ जाए, और वो दिखता है, SCO में दिखा था। ठीक है। और चाइना चाहेगा पाकिस्तान आ जाए, SCO में वही हुआ था। अब जियो पॉलिटिक्स हमने देख लिया। इकोनॉमिक्स, दोनों के बीच में ट्रेड होगा, कितना 70 के अराउंड बिलियन ट्रेड होता है, मोस्टली इंडिया इंपोर्ट ही करता है। ठीक है। इंफ्रा होगा, इन्वेस्टमेंट होगा। इंफ्रा में आप लोगों को पता होगा जो नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल जो हम कॉरिडोर बना रहे हैं, तो रशिया बहुत इंपॉर्टेंट है, INSTC। ठीक है। एक व्लादिवोस्टोक चेन्नई के बीच में भी बन रहा है कॉरिडोर, कनेक्ट किया जा रहा है सी रूट के थ्रू, तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट में इंडियन कंपनी जो है रशिया के फार ईस्ट में इन्वेस्ट कर रही है। ठीक है। रशिया भी चाहता है कि ज्वाइंटली दोनों कोलैबोरेट करके इन्वेस्ट करे, और एक प्लान के अकॉर्डिंग मतलब कि दोनों कंट्री ने एक स्टेटमेंट के थ्रू बताया कि 50 बिलियन दे आर टारगेटिंग कि 2025 तक इन्वेस्टमेंट एक दूसरे कंट्री में हम करें। ठीक है। सो ये हुआ। अब इसमें हम थोड़ा बहुत एक दो डायमेंशन और ऐड कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल साइंस एंड टेक का सोच सकते हैं हम। क्या साइंस एंड टेक में हम स्पेस का सोचेंगे, मल्टीपल सैटेलाइट्स, या हम जो अभी गगनयान मिशन है उसमें हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो ट्रेंड हो रहे हैं इन रशिया। ठीक है। रोस्कोसमॉस है ना, उसके साथ हम कोलैबोरेट मल्टीपल टाइम्स करते हैं। या और भी जो सेक्टर्स हैं जैसे AI, जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं, उसमें भी हम कोलैबोरेट कर रहे हैं विद रशिया। हमें नहीं पता कहाँ कर रहे हैं एग्जैक्टली, बट शो कर रहे हैं ना, डायमेंशन दिखा देंगे। ठीक है। सो ये हुआ। एक और डायमेंशन मैं सोच पा रहा हूँ अभी कि हिस्टोरिकली या कल्चरली भी चीज़ों को हम देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हिस्टोरिकली में कोल्ड वॉर एरा में इंडिया एंड रशिया वर सो क्लोज। 1971 में टाइम टेस्टेड है ये दोस्त, रिलायबल हैं, साथ देते हैं। ठीक है। और फिर कल्चरली देखो तो दोनों कंट्री के बीच में बहुत सारी चीज़ों को लेकर पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तो हर एक IR के क्वेश्चन में आपको रखना चाहिए। पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी कैसे है, उसके एग्जाम्पल्स में आप डाल सकते हो योगा, फिल्म्स, राज कपूर के मूवीज़ के बहुत बड़े फैंस रहे हैं रशियन जो लोग हैं। फिर रशिया के लिटरेचर, रशियन लिटरेचर को हम बहुत पढ़ते हैं। ठीक है। इंडियंस बहुत पढ़ते हैं, तो इस तरह से कनेक्टिविटी, म्यूजिक वगैरह या और भी तरीके हैं जिससे हम कनेक्ट कर सकते हैं। सो अभी हम बात कर रहे थे इंडिया के लिए रशिया इंपॉर्टेंट है, और कॉपरेशन कहाँ दिखता है उसका बहुत अच्छे से हमने यूटिलाइज किया। और ये हम हर कंट्री के लिए, अगर मैक्सिमम पॉसिबल जो डायमेंशन है वो हम हर कंट्री के लिए ला सकते हैं। इकोनॉमिक्स में कहाँ कॉपरेशन हो रही है, साइंस एंड टेक में, हिस्ट्री, कल्चर। ठीक है। अगर डिफेंस में हो रही है, एनर्जी सिक्योरिटी में हो रही है, या मल्टीपल वेज है, या मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन में, जैसे जियो पॉलिटिक्स की बात करी तो बहुत ज़्यादा स्कोप है कि यहाँ पे मल्टीपल डायमेंशन जनरेट हो सकते हैं। सो डायमेंशन क्रिएट करना, और वो भी एक हिस्से का पार्ट्स में करना, ये इंपॉर्टेंट है। ये प्रैक्टिस हम डेली करेंगे, और आप लोगों को पॉज करके डेली यही करना है। ठीक है। और अगर आपने आज का किया है कि कैसे रशिया इंपॉर्टेंट है या कॉपरेशन हम कहाँ करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको लिखो। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज रक्षाबंधन है, और बहुत सुंदर सा पर्व है, फेस्टिवल है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। एंड मतलब बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, मुझे प्यार मिलता आ रहा है। बहुत सारी बहनें मुझे थ्रू अंडरस्टैंड UPSC मिली हैं। आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। सबको बधाई, इवन हमारे भाइयों को भी बधाई।
तो फिर हम मिलते हैं कल नहीं, मंडे। एंड ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। एंड जो हमारा इनिशिएटिव है, आप इसको थोड़ा सा रिव्यू और कर सकते हो, बता सकते हो कि फीडबैक दे सकते हो कि आपको कैसा लग रहा है ये द डायमेंशन फैक्ट्री इंट्रोड्यूस करके 5 से 7 मिनट का डेली प्रैक्टिस, एंड दैट विल मेक योर मेंस ईजी। आई मीन इट विल मेक योर मेंस ईजियर। बिल्कुल, मतलब कि 24 आवर्स में 5 मिनट देने में क्या दिक्कत है? कुछ नहीं करना है, कुछ कहीं जॉट डाउन नहीं करना है, बस देखो, प्रैक्टिस करो और छोड़ दो। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू, मिलते हैं हम।